हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट चैप्टर जो था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखो बेटा, जो आपकी पुरानी बुक है उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो एक पार्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है, बट जो आपकी नई बुक है बिजनेस स्टडीज़ की उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो चैप्टर नंबर 5th है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसीलिए जो ये मैं आपको जो ये आज करवा रही हूँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वो आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो हिंदू से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिलीजन की बात हो रही है कि जो हिंदू फैमिलीज़ में, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, अनडिवाइडेड जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फैमिली बिजनेस यानी कि ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा बिजनेस है जो फैमिली चलाती है, ठीक है बेटा। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होता है, एक फैमिली होती है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती होती है, ठीक है। जैसे मान के चल रहे हैं हम, इसके एग्जांपल जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है रिलायंस, रतन टाटा, टाटा एंड सन्स, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसमें क्या होता है, जो ये फैमिलीज़ हैं ये अपना बिजनेस खुद चलाती है। खुद चलाने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो मेन बिजनेस चलाता है वो कौन होता है, कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ना मेन जो पर्सन होता है जो बिज़नेस चलाता है उसको हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। जैसे मान के चले कि हम जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे पहले कौन था, धीरू भाई अंबानी थे। उसके बाद ही सारे आए हैं, मुकेश अंबानी हो गया और जो उनके अनिल अंबानी हो गए, सारे उनके कौन है, सन है ना, ये भी फैमिली बिजनेस ही चला रहे हैं उन्हीं का, रिलायंस का ही। और इसको स्टार्ट किसने किया था, धीरू भाई अंबानी ने किया था। तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका कर्ता कौन था, धीरू भाई अंबानी थे। कहने का मतलब ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो सब कुछ देख रेख करता है बिजनेस की वो कहलाता है कर्ता, ठीक है बेटा। वो कौन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कहने का मतलब कि जो बिजनेस की मैनेज करके चलता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और जो बिजनेस में बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस जो बिज़नेस में उनका क्या होता है, हिस्सा होता है। मान के चले जैसे अगर रिलायंस में जो रिलायंस है उसको धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, बट जो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, या उनकी कोई वाइफ है, या उनके जो आप बच्चे हो रहे हैं, वो सारे क्या है, वो सारे ही किसके लिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है धीरू भाई अंबानी का, उसके क्या है, मेंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट जो मेन स्टार्ट जो इस बिज़नेस को चलाता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। अब जैसे धीरू भाई अंबानी एक्सपायर हो गए, अब कौन चला रहा है, अनिल अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, वो सारे अपने बिजनेस चला रहे हैं, है ना। तो बोलने का मतलब ये होता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसमें सबसे मेन जो काम होता है वो किसका होता है, कर्ता का काम होता है। कर्ता ही होता है जो जिसकी सारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी के हाथ में सारी पावर होती है, उसी के हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है बेटा। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है या कुछ नहीं है, होता उनका भी है, बट लेकिन कहना हमें, जैसे हम फैमिली मेम्बर में बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन होता है, हम मान के चलते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना, कि हम अपने पेरेंट्स का ही कहना मानेंगे और जो जैसा वो कहेंगे हम वैसा ही करते हैं, है ना। ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड में क्या होता है कि जो मेन कर्ता होता है वो ही सारे डिसीजन लेता है। तो कहने का मतलब डिसीजन मेकर भी वही होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है, अकाउंटेबल भी वही है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसको जवाब देना है किसी चीज़ का तो वही है, और अथॉरिटी भी सबसे ज़्यादा उसी के पास होती है। और जहाँ तक बात करें लायबिलिटी की, देखो मैंने आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है कि हमें अगर क्रेडिटर्स को कुछ देना है, उधार देना है, या फिर मान के चल रहे हैं हमें ऋण चुकाना है, अपने बोरो किया है हमें, अगर उसको पैसे देना है, तो सारा जो काम करता है वो कौन करता है, कर्ता करता है। इसीलिए जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कहने का मतलब है कि अगर इन फ्यूचर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, अगर मान के चले हम कर्ता इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि उसको अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ेगी जो उसके नाम है, ठीक है। तो जो कर्ता होता है क्योंकि उसकी अथॉरिटी इतनी है, ठीक है, वो डिसीजन सारे लेता है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब इसके अपोजिट बात करें तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी ये नहीं है कि लायबिलिटी नहीं होती, लायबिलिटी उनकी भी होती है, बट अप टू देयर शेयर्स। मान के चले जैसे कि 100% कोई बिजनेस में शेयर, वो 100% बिजनेस के शेयर हैं, तो अगर 10% किसी पर्सन की लायबिलिटी है
ठीक है, वो सॉरी 10% किसी पर्सन के शेयर है, तो जो उसकी लायबिलिटी होगी उधार देने की वो भी सिर्फ 10% ही होगी अगर कोई और मेंबर है तो। बट अगर वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेन करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मान के ये चल रहा है कि अगर कल को बिजनेस डूबता है तो उसको अपनी पर्सनल एसेट सेल करके भी उस जो लोन आपने लिया है या जो भी आपको बोरो किया है उसको चुकाना पड़ेगा। तो एक बार आपकी बुक में देख लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या कहा गया है। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली consists of a common ancestor which is a must to bring a joint Hindu family into existence। तो जो मेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है, जो एक कॉमन एंसेस्टर होता है जो चला रहा है उस फैमिली को, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बिज़नेस चला रहा है, पूरा बिजनेस चला रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो एक बहुत ज़रूरी पर्सन है। अगर कर्ता, जिसको हम कर्ता का नाम दे रहे हैं, अगर वो कर्ता ही नहीं होगा तो बिज़नेस आगे नहीं चलेगा। तो ऑल हिज मेड डिसेंडेंट्स अप टू एनी जनरेशन अलॉन्ग विद देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। अब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में अगर मान के चल रहे हैं कि बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोई करता है उसके कोई बच्चे हैं, जैसे सन हो गया, तो सन की वाइफ और जो अनमैरिड डॉटर होती है उनका भी शेयर होता है, और किसमें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। The death of a common ancestor does not bring the joint Hindu family to an end। अब जो चला रहा है उस बिज़नेस को, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो बंद हो गया। देखो, मैंने आपको बताया धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री बंद होगी, नहीं। अब उनके बाद जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, फिर अगर आगे कोई और ग्रैंडसन है तो वो भी उस बिज़नेस को आगे चला सकते हैं। इट कंटिन्यूज टिल perpetuity as per link are removed by death and lower ones are added by birth। तो क्या होता है कि जो पर्सन डेथ से एक्सपायर हो गया या जिसकी डेथ होगी वो तो हटता जाता है, और जो नया पर्सन है जो वहाँ पे उसकी फैमिली में जिसने बर्थ लिया है वो उसका मेंबर बनता जाता है। ठीक है, तो ऑल द अफेयर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय वन पर्सन नोन एज कर्ता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारा जो देख रेख करता है वो कौन करता है, कर्ता करता है। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया है, मैनेजर। मैनेजर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि वो सारों को मैनेज करता है। ठीक है, he is having a very unique position which no other office of any organization इन द वर्ल्ड इज़ हैविंग। उसके पास इतनी यूनिक पोजीशन होती है। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो करता होता है उसकी पोजीशन इतनी यूनिक होती है कि वो बाकी बिजनेस में नहीं होती। ठीक है, और यूनिक क्या उसमें यूनिकनेस होती है वो मैंने आपको बताया कि कर्ता के पास ही सारी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है, और उसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। तो ही वर्क इन consultation with the other members of the family but ultimately he has a final say। फाइनल से कहने का मतलब ये है कि वो मान के चल रहे हैं वो कंसल्ट कर सकता है बाकी फैमिली मेम्बर से, बाकी सब लोगों से कंसल्ट कर सकता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो खुद ही लेता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड बट द लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर इज़ लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि जो करता होता है उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, बट जो बाकी फैमिली मेम्बर्स है उनकी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है, जितना उसका बिजनेस में शेयर है, 10%, 20% एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कर्ता बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द फैमिली। अब बता रहे हैं कि क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस किसके अंडर आता है, हिंदू लॉ के अंडर आता है, और इसमें कहा गया है कि जो पर्सन फैमिली में सबसे ज़्यादा एल्डर है, सबसे ज़्यादा जो सीनियर है, उसी को हम कर्ता बनाते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। ठीक है, अगर बाकी फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि कोई और पर्सन भी कर्ता बन जाए तो उन सबकी मर्जी से भी कोई और पर्सन कर्ता बन सकता है। हाउएवर देयर कैन बी अ डिविएशन फ्रॉम दिस एंड अ जूनियर मेल मेंबर कैन बी कर्ता प्रोवाइडेड ऑल को पार्टनर्स और मेंबर एग्री टू इट। अभी मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर पर्सन है वही कर्ता बने, बाकी पर्सन की मर्जी से जो कोई स्मॉल पर्सन है या जूनियर पर्सन है वो भी क्या बन सकता है, कर्ता बन सकता है।
ठीक है। देखो मान के चल रहे हैं कि हमारे फैमिली में हम सब जानते हैं कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, हम मान के चलते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, क्योंकि वो एजड होते हैं, ठीक है। बट अगर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर काम करने लायक नहीं है, वो नहीं मैनेज कर सकते फैमिली को, तो पेरेंट्स चलाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स नहीं चलाते तो सन या डॉटर होते हैं वो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है एजड होने के कारण या कोई और परेशानी होने के कारण कि वो मैनेज कर सकें। इसीलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सीनियर पर्सन ही बिजनेस चलाएगा, वो आपका कोई जो जूनियर मेल पर्सन है वो भी बिजनेस चला सकता है, ठीक है। कर्ता's पावर्स आर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बट इट इज़ नॉट लाइक अ पार्टनर, नाइदर ही इज़ अकाउंटेबल टू एनीबडी नॉर ही इज़ प्रिपेयर अकाउंट्स। देखो ये बात मैं बता चुकी हूँ कि इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी की अथॉरिटी होती है, ठीक है। डिसीजन भी यही लेता है, बट लेकिन अगर लायबिलिटी है तो बाहर वालों को जवाब देने वाला भी यही होता है। बट इसमें मेन बात क्या बोल रहा है कि सारा कुछ जो करता है वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स। मतलब अगर वो डिसीजन ले रहा है तो ये मान के डिसीजन लेता है कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स है जिनका शेयर है बिजनेस में, वो इसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ एग्री है, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी सारे इसके पार्टनर बन गए या ये किसी और का पार्टनर बन गया बाकी मेंबर्स का, नहीं। जो भी ये डिसीज़न लेगा ये अकाउंटेबल नहीं है किसी मेंबर को जवाब देने के लिए कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया है, क्योंकि मेन करता वही है। जो भी वो डिसीज़न लेगा बाकियों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सबने मिलकर ही तो इसे करता बनाया है, ठीक है। और अगर मान के चले कि बाकी सबने नहीं मिले या यही हेड ऑफ द बिजनेस है, तो जो ये डिसीज़न लेगा बाकी सबको ये वो डिसीज़न मानना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, अभी मैंने आपको बताया कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो हिंदू लॉ के अंडर आता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ कंसीडर अंडर 2 हेड्स। तो ये दो हेड्स के अंदर लिया गया है हिंदू लॉ के। पहला है हमारा मिताक्षरा और दूसरा है दयाभाग। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि मिताक्षरा किससे रिलेटेड है और दयाभाग किससे रिलेटेड है। दयाभाग इज़ प्रिवेलेंट इन बंगाल एंड असम। तो देखो स्टार्ट कहाँ हुआ था, बेंगलोर एंड असम, वेयर एज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया इट इज़ मिताक्षरा। बता रहा है कि जो दयाभाग है वो मेनली बंगाल और असम में होता है, बाकी सारी जगह पे इंडिया में क्या किसका रूल फॉलो किया जाता है, मिताक्षरा का। तो देखो मिताक्षरा में क्या होता है, मिताक्षरा इज़ एप्लीकेबल इवन इन बंगाल एंड असम ऑन द पॉइंट्स वेयर दयाभाग इज़ साइलेंट। तो दो तरह के हिंदू लॉ में बताया गया है कि हेड से एक मिताक्षरा है और एक दयाभाग है। और जो दयाभाग है वो बंगाल और असम में होता है और जो मिताक्षरा है वो बाकी इंडिया में होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो मिताक्षरा है वो बंगाल और असम में ना लागू होता है जहाँ जहाँ दयाभाग जो है साइलेंट करने का मतलब है जहाँ पर दयाभाग ने बताया नहीं है कि दयाभाग में कि क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर क्या लागू हो जाता है, मिताक्षरा लागू हो जाता है, ठीक है। तो मिताक्षरा जॉइंट फैमिली एंड दयाभाग जॉइंट फैमिली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली की बात हो रही है और बताया गया है कि हिंदू लॉ के अंडर है, तो ये 2 हेड्स में डिवाइड किए गए हैं, मिताक्षरा और दयाभाग, ठीक है। तो जो दयाभाग जॉइंट हिंदू फैमिली है और जो मिताक्षरा जॉइंट हिंदू फैमिली है, इनमें क्या है जो डिफरेंस है दोनों में, कि मतलब दोनों में जो मान के चलो राइट्स अलग अलग होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो दयाभाग है उसमें अलग लॉ होगा कि भाई कौन बिजनेस चलाएगा आगे, मिताक्षरा में अलग होगा कि कौन बिजनेस चलाएगा आगे, तो इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और जो मेन है वो मिताक्षरा है कि भाई मिताक्षरा सारी जगह यूज़ होता है, बंगाल और असम में दयाभाग होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मिताक्षरा ना हो, मिताक्षरा भी यूज़ हो सकता है। तो देखते हैं मिताक्षरा के अंदर क्या कहते हैं कि मिताक्षरा जॉइंट फैमिली में क्या होता है। मिताक्षरा सेज ऑफ सन्स राइट, देखो किसके राइट आ गया, लड़के का, ठीक है। लड़के का अधिकार कब से स्टार्ट हो जाता है इसमें, जब वो जन्म लेता है, ठीक है। तो मिताक्षरा सेज ऑफ सन्स राइट बाय बर्थ इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सुना है ना कि बाप दादाओं की ज़मीन में हमारा हिस्सा है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई दादाजी की ज़मीन है या आगे पूर्वजों की ज़मीन है तो उसमें हमारा हिस्सा है, वही वाली बात कर रहा है कि जन्म लेते ही उनका क्या स्टार्ट हो जाता है, उसमें उनकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो दिस मीन्स व्हेन अ सन इज़ बोर्न इन फैमिली ही एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड बाय द फैमिली। तो जो भी बर्थ लेगा उनकी फैमिली में वो भी क्या बन जाएगा, उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा उस बिजनेस का।
नाउ डॉटर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली बिजनेस एंड हैव इक्वल राइट्स विद मेल मेंबर्स। कहा है कि भाई आजकल तो क्या होता है कि जो डॉटर्स है वो भी फैमिली बिजनेस का पार्ट होती है और उनके सारे राइट्स होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ ऑल सन्स आर इक्वल्स, तो सबके जो इंटरेस्ट है, मतलब आप मान के चले कि मेरा कोई राइट है या किसी और का राइट है वो सॉरी डॉटर का राइट है या सन का राइट है वो इक्वल है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स बाय सर्वाइवरशिप, मीनिंग देयर बाय इट विल गो टू वन who lives longer than others. In this type of joint Hindu family there is a community of ownership and unity of possession। बता रहा है कि क्या होता है इसमें, ये जॉइंट हिंदू फैमिली में जो इस तरह की जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें क्या होता है, देयर इज कम्युनिटी ऑफ ऑनरशिप। किसकी स्टार्ट हो जाती है, ऑनरशिप स्टार्ट हो जाती है। ऑनरशिप मतलब अधिकार, ठीक है, मालिकाना हक की बात कर रहा है। एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो बिफोर पार्टीशन शेयर ऑफ एनी वन इज नॉट स्पेसिफाइड। कहने का मतलब ये है, मान के चलो तुम हो, अब तुम्हारा फैमिली बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। अब कोई और फैमिली में कोई और जो बेबी है उसने बर्थ लिया, अब वो भी उस मेंबर बन गया, ठीक है, उस फैमिली बिजनेस का। बट डिसाइड नहीं हुआ है कि किसका कितना शेयर है। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई बेबी पैदा हुआ उसका 10% का शेयर होगा, कोई और होगा उसका 15% का होगा, या कोई और बेबी होगा तो उसका 5% का होगा। नो, जब तक फैमिली में मतलब बर्थ हो रहे हैं चाइल्ड के, वो सारे उसके मेंबर हैं, बट लेकिन वहाँ पे उनका शेयर जो है स्पेसिफाइड नहीं होता कि भाई तू इतने शेयर का मालिक है, तू इतने शेयर का, तू इतने का नहीं। कब तक नहीं होता, जब तक पार्टीशन नहीं कर दिया जाता। पार्टीशन का मतलब ये है कि जब तक उनके शेयर डिवाइड नहीं कर दिए जाते। मान के चल रहे कोई बहुत बड़ी जॉइंट हिंदू फैमिली है, बिजनेस है, और उसको क्या कर दिया, वो 3 फैमिली बिजनेस चला रहा था, कोई करता था, मान के चल रहे दादाजी था, उसके कोई 3 बच्चे थे। आगे अगर उन्होंने 3 में पार्टीशन कर दिया है कि मेरे जो फैमिली है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है मेरे तीनों बच्चों में, तो उनका शेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा जब तक पार्टीशन नहीं हो रहा। कोई कह नहीं सकता कि मेरे इतने शेयर हैं इस फैमिली बिजनेस में, ठीक है। इट इज़ फ्लक्चुएटिंग विद द डेथ्स एंड बर्थ इन द फैमिली। तो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि अगर किसी की डेथ होगी तो उसका शेयर खत्म हो गया, ऑब्वियस है उसका शेयर खत्म हो गया। अब जो उसमें कोई और बर्थ लेगा उसका शेयर स्टार्ट होगा, या जो उसके बच्चे होंगे उसका होगा। So it is fluctuating with the deaths and births in the family. Suppose in a family of 8 members having 120 acres of land। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान के चल रहे हैं हम कि 8 मेंबर्स हैं और उनके पास 120 एकड़ लैंड है। 2 मेंबर्स आर बोर्न बिफोर द स्टेट। अब बता रहा है कि उसमें, तो देखो उसने अभी तक बताया कि 120 एकड़ ज़मीन है और 8 मेंबर्स है। अब 2 बच्चों ने जन्म लिया है, ठीक है, पार्टीशन नहीं हुआ, अभी 2 बच्चों ने जन्म लिया। अब कितने मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स हो गए। अगर अब पार्टीशन करेंगे तो पर पर्सन को कितना मिलेगा, देखो 10 मेंबर्स हो गए, 120 एकड़ था तो 10 मेंबर्स थे, 120 एकड़ था। अगर अब पार्टीशन होगा तो हर मेंबर के पास कितना आएगा, 12 एकड़, अगर जन्म होने के बाद हम कर रहे हैं तो, ठीक है, क्या करें, पार्टीशन। बट अगर हम इसके अपोजिट देखें कि 2 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई, ठीक है, कितने मेंबर थे टोटल, 8 मेंबर्स। अब क्या हुआ, 2 फैमिली मेंबर्स की डेथ होगी तो कितने रह गए, 6 मेंबर्स। और अब पार्टीशन करेंगे तो कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 6, अब कितना आ जाएगा हमारा 20 एकड़। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसका कितना शेयर है। फैमिली में कोई बर्थ लेता रहेगा तो वो भी मेंबर बनता जाएगा, और डेथ होती जाएगी तो उसकी ऑनरशिप ख़त्म होती जाएगी। बट हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि किसका कितना शेयर है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने उसका पार्टीशन नहीं किया। ओके, अब देखो दया भाग में क्या कहते हैं, हाउएवर इन दया भाग जॉइंट हिंदू फैमिली द कंसेप्ट ऑफ बर्थ राइट इज अननोन एंड द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स बाय इनहेरिटेंस। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो मिताक्षरा में क्या होता है कि जैसे ही आपका बर्थ होता है तो आप क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। बट दया भाग में ऐसा नहीं होता। दया भाग किससे रिलेटेड है, वो बर्थ राइट से रिलेटेड नहीं है। एंड द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स बाय इनहेरिटेंस, वो किससे रिलेटेड है कि डेथ हो जाती है तो मान के चल रहा है कि जैसे हमारा किसी के फादर हैं, ठीक है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो बिजनेस होगा अब वो कौन संभालेगा, वो उसका बेटा संभालेगा। या फिर मान के चल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड किसी बिजनेस को चला रहा था और अगर उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अब उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, अब वो उसकी पोजीशन कौन ले लेगा, उसकी
वाइफ ले लेगी, ठीक है। तो दया भागा में क्या होता है कि बर्थ से रिलेटेड नहीं होता, राइट, किससे रिलेटेड होता है, डेथ से रिलेटेड होता है। मीन्स अगर मान के चल रहे हैं कि जो बिजनेस चला रहा था या जो बिजनेस में था पर्सन, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई है पर्सन, जैसे मान के चलो उसका कोई बेटा है, तो या तो वो बिजनेस चलाएगा या फिर उसकी जो वाइफ है वो बिजनेस को देख रेख करेगी, ठीक है। तो हाउएवर इन दया भाग जॉइंट हिंदू फैमिली द कंसेप्ट ऑफ बर्थ राइट इज़ अननोन, उसमें बर्थ से कुछ राइट से कोई रिलेटेड नहीं होता। एंड द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स बाय इनहेरिटेंस, द शेयर ऑफ द co-partners are specified and not fluctuating in the case of मिताक्षरा जॉइंट हिंदू फैमिली। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता था, मिताक्षरा जॉइंट हिंदू फैमिली में, कि अगर किसी की डेथ हो गई तो शेयर आपका बढ़ जाएगा क्योंकि फैमिली मेम्बर कम हो गए, और अगर मान के चल रहे हैं कि बर्थ हो गया तो आपका जो शेयर है वो कम हो जाएगा क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। बट दया भागा में क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे कोई और पर्सन है जो वो क्या करेगा, उस बिजनेस को चलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है किसका, जॉइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है। और कल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मैरिड्स, डीमैरिड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर मैंने दिया है वो क्लियर हो गया और आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। थैंक यू।